हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। जो अपने आप में क्वेश्चन के हिसाब से आरपीएससी का एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम हो उसमें काफी वेटेज रखती है वो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप गेट की या किसी की भी कर रहे हो उसके लिए बेसिक है, तो आपको ये आना ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके बेसिक फंडामेंटल जानेंगे और फिर बाद में अपन स्टेप बाय स्टेप इसकी जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो सोल्व करते हुए चलेंगे। इसको अपन दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो बेसिक जो आपकी सारी प्रोसेस होती है वो, एक थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है जो आरपीएससी का मोस्ट फेवरेट ऐसे मान लो टॉपिक है, वहां से हर बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो आप पहले इसका मीनिंग समझिए, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है थर्मो और एक पार्ट है इसका डायनेमिक। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो थर्मो वाला जो पार्ट है, थर्मो का मतलब होता है एनर्जी से, थर्मो का मतलब क्या होता है एनर्जी, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है फ्लो। तो यहां से डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि एनर्जी का फ्लो यहां पे होगा। अब एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, तो एनर्जी का फ्लो होगा भाई या तो हीट के साथ या होगा वर्क के साथ। दो तरीके से एनर्जी का फ्लो होगा, या तो हीट के साथ होगा या होगा वर्क के साथ। ठीक है, अब इन्हीं दोनों चीजों को देखते हुए अपन आगे चल के पढ़ेंगे। कई थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होती है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो तो फिर वहां हीट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हीट का फ्लो कब होता है जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। तो वहां पे अगर अपन किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को अपन एक्सप्लेन करें तो फिर अपन वहां पे वर्क का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। ये वर्क अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो उस जगह सॉरी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है उस जगह अपन को एनर्जी का फ्लो दिखवाना हो तो अपन वर्क से भी दिखा सकते हैं। तो यानी कुल मिला के बात ये है कि एनर्जी और जो इसका एनर्जी का फ्लो है वो दो तरीके से अपन को देखने को मिलता है, एक तो हीट की फॉर्म में एक वर्क की फॉर्म में। तो अपन इसकी डेफिनेशन आराम से बता सकते हैं। देखो अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals of any physical or chemical change due to occurs of flow of energy, जो किसकी वजह से हो रहे हैं, एनर्जी के फ्लो की वजह से हो रहे हैं। इस प्रकार के अगर आप चेंज देखते हो तो वो कौन सी ब्रांच हो जाएगी आपकी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स अपन उसको बोलेंगे। या मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं द ब्रांच ऑफ साइंस in which we studied the conversion of energy or flow of energy। तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। आप दोनों चीज देख सकते हो। देखो अगर कोई एनर्जी का फ्लो वहां पे हो रहा है तो ऑब्वियस बात है वहां पे फिजिकल और केमिकल चेंज में से कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा। ठीक है, तो उसकी जो स्टडी होती है अपने पास वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। आई बात समझ में? तो आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप केमिस्ट्री के अंदर खूब सारी ऐसी रिएक्शनें पढ़े होंगे, जैसे मैं सिंपल एक रिएक्शन लेता हूं, सिंपल रिएक्शन लेता हूं मैं एक CH4 प्लस O2 से बन रहा है CO2 प्लस H2O। ये एक कंबसन की रिएक्शन है। ठीक है, कंबसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी मटेरियल को आप रिएक्ट करवा रहे हो तो उसको कंबसन की रिएक्शन बोलते हैं। दहन की अभिक्रिया होती है, ये कंबसन की रिएक्शन है। तो कंबसन करवा रहे हो तो यहां से निकलेगी हीट, यानी अपन बोल सकते हैं हीट की फॉर्म में एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है। तो ये जो एनर्जी यहां से निकल रही है उसको बोल रहे हैं अपन केमिकल एनर्जी। क्या बोल रहे हैं उसको, केमिकल एनर्जी।
भाई केमिकल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केमिकल बॉन्ड के टूटने या बनने से रिलीज हो रही है। आई बात समझ में? केमिकल एनर्जी है। अब केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन आप इसको किसी भी रूप में काम में ले सकते हो। इस केमिकल एनर्जी को आप यूज ले सकते हो किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल का मतलब आप कोई भी मशीन को घुमा दो, उससे वर्क करवा दो, या आप ले सकते हो उसको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको डिफरेंट टाइप की बहुत सारी एनर्जी होती है, किसी में भी आप इसको काम में ले सकते हो। आई बात समझ में? यानी अपन बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इसमें। तो ये जितना भी कन्वर्जन हो रहा है, इसकी अगर आप स्टडी करते हो, इस कन्वर्जन की स्टडी, वो कहलाती है थर्मोडाइनेमिक्स। उसे क्या बोलते हैं? उसको थर्मोडाइनेमिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? अब थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। देखो, थर्मोडाइनेमिक्स आपने बोल तो दिया है कि इसकी स्टडी करेंगे। अब स्टडी किसकी करोगे? स्टडी के लिए एक प्रॉपर थर्मोडाइनेमिक इन्वेस्टिगेशन या थर्मोडाइनेमिक एक एरियाज होना चाहिए। अगर थर्मोडाइनेमिक स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए आपको। तो जैसे थर्मोडाइनेमिक्स इन्वेस्टिगेशन आप जिस पे भी करोगे वो हो जाएगा सिस्टम, और उसके अलावा जो रिमेन पार्ट रहेगा वो हो जाएगा सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग इस यूनिवर्स का पार्ट होंगे। तो अपन बोल सकते हैं यहां पे, देखो नेक्स्ट जो अपना है वो है थर्मोडाइनेमिक्स टर्म। थर्मोडाइनेमिक्स टर्म्स। थर्मोडाइनेमिक्स टर्म की अगर अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले अपने सिस्टम। तो सिस्टम किसे बोलेंगे? ये एक ऐसा पार्ट है किसका? यूनिवर्स का, जिसको अपन थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? सिस्टम। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच यूज फॉर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज सिस्टम। उसे क्या बोलेंगे अपन? सिस्टम बोलेंगे। फिर बात करते हैं अपन दूसरे, सराउंडिंग की। सराउंडिंग क्या होगा? तो यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बचता है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। उसे क्या बोलेंगे अपन? सराउंडिंग बोलेंगे। आई बात समझ में? तो सिस्टम, थर्मोडायनेमिक जो भी आपको स्टडी करनी है वो आपका पार्ट कहलाएगा सिस्टम। फिर बात करते हैं कि इसके अलावा जो पार्ट बचता है वो कहलाएगा सराउंडिंग। याद रखना, जितने भी डाटा प्रेडिक्ट किए जाते हैं वो सराउंडिंग में किए जाते हैं। ठीक है, देखो सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कॉन्टेक्ट वहां पे रहेगा। जो भी आपको डाटा प्रेडिक्ट करना है वो आपको सराउंडिंग से ही मिलेगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहां पे any data of system is predicted in surrounding। यानी अपन उसका डाटा प्रेडिक्ट कहां करेंगे? सराउंडिंग में। बट जो भी चेंज हो रहा है ना, केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो आप या डाटा प्रेडिक्शन बोल सकते हो। किसी भी सिस्टम का वो प्रिडिक्ट होता है सराउंडिंग में। भाई आप खुद बताओ, जैसे कोई सिस्टम है वो एनवायरमेंट के अंदर रखा हुआ है, क्लोज सिस्टम है। अब उसके अंदर क्या चेंज चल रहा है क्या नहीं है उसका पता आप कैसे लगाओगे? आप उसका एनवायरमेंट के साथ रिलेशन देखोगे। जैसे कोई बॉडी है, वो बॉडी हीट पे है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब आप बाहर से कैसे पता लगाओगे कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है? वो हीट बाहर की तरफ रिलीज होगी अगर उसका खुद का ज्यादा है तो बाहर की तरफ एनवायरमेंट भी थोड़ा सा हीट होगा, एनर्जी वहां से फ्लो होके आएगी इधर, तो अपन को पता चल जाएगा कि वहां एनर्जी ज्यादा थी। तो अपन प्रिडिक्शन कहाँ की है? सराउंडिंग में की है। तो डाटा सराउंडिंग में प्रिडिक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करिए।
तो अपन यहां बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्स का पार्ट है वो सिस्टम प्लस क्या होगा, सराउंडिंग। यही बात हुई, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है, जो सिस्टम और सराउंडिंग जो दोनों एरिया है उनको डिफरेंशिएट करती है, और उस पर्टिकुलर थिंग्स को अपन बोलते हैं बाउंड्री। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपने थर्ड, बाउंड्री। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बाउंड्री। तो बाउंड्री अपन किसे बोलेंगे, एक ऐसी वॉल जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, सेपरेट करे, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन बाउंड्री। तो यहां पर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो द वॉल ऑफ separation which separate the system and surrounding is known as boundary। ठीक है, अब ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये तीन तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है परमिएबल, या इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी। ठीक है, ये हो सकती है डायाथर्मल, और ये हो सकती है एडियाबेटिक और आइसोलेटेड। सॉरी, एडियाबेटिक ज्यादा बेटर रहेगा, एडियाबेटिक वॉल। तो ये तीन आप यहां पे बाउंड्रीज देख सकते हो, और यहां से ये भी पता चल गया कि यहां पे जो सिस्टम आएंगे वो तीन प्रकार के आएंगे, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, एक आएगा एडियाबैटिक सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये बात हुई बाउंड्री की, नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट सिस्टम के टाइप की। तो देखिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये कितने टाइप के होंगे, ये तीन टाइप के होंगे। कौन कौन से, तो ये टाइप हो जाएंगे ओपन सिस्टम, ये हो जाएगा क्लोज सिस्टम, और ये एक हो जाएगा आइसोलेटेड, या आप बोल सकते हो इसको एडियाबैटिक, एडियाबैटिक सिस्टम, दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिर बात करते हैं इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। तो ओपन सिस्टम क्या होंगे, ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम जहां पे एनर्जी और मास का कन्वर्जन चल रहा हो, जहां दोनों फ्लो हो, उस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो यहां अपन बोल सकते हैं द एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी इज टेक्स प्लेस। यानी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे मास का चेंज और एनर्जी का चेंज है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं डी ई नॉट इक्वल टू जीरो, डी एम नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर अपन इसको समझाएं तो आप बोल सकते हो कि ये कोई रिएजेंट है, ये एक ओपन बीकर में पड़ा है, यहां बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे रिएजेंट kept in ओपन बीकर। या आप ले सकते हो चाय का ग्लास, चाय का ग्लास ले सकते हो, डेली सुबह पीते हो चाय, जैसे ही आप उसके अंदर रखे हुए तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। वहां पे आप देखोगे तो उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां से वाटर कहाँ चला गया, एनवायरमेंट में चला गया, और ठंडा हो जाता है, मतलब एनर्जी कम हो गई। तो दोनों का आप एक्सचेंज वहां पे देख रहे हो, ऐसा सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। फिर बात करें क्लोज सिस्टम का, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
इज टेक्स प्लेस बट मास नॉट। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं डी ई इक्वल टू तो जीरो नहीं होगा, लेकिन डी एम इक्वल टू अपन बोल सकते हैं जीरो। तो अपन बोल सकते हैं कि एक जो बीकर है, कौन सा, सील्ड पैक, क्लोज्ड, ये पैक हो रखा है, इसके अंदर कोई रिएजेंट रखा हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं रिएजेंट केप्ट इन क्लोज्ड बीकर। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया किसका, इसका। अब आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा, ना तो यहां पे हीट का फ्लो होगा, नहीं किसका होगा, मास का फ्लो होगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इसका ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास इज नॉट टेक्स प्लेस इन इट। ठीक है, ऐसा सिस्टम जहां पे एनर्जी और मास का दोनों का फ्लो नहीं होगा, तो बोल सकते हैं डीई इक्वल टू जीरो, डी एम इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, घरों में सबके पास आजकल मिल्टन की या और कंपनी की कोई जो बोतल होती है, जिसको अपन बोलते हैं थर्मस फ्लास्क। ठीक है, उसके अंदर चाय भी लंबे टाइम तक रह सकती है, अगर आप ठंडा पानी डालते हो तो ठंडा रह जाता है, गर्म डालते हो तो गर्म रह जाता है। उसका कारण क्या है कि वहां ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, थर्मस फ्लास्क, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, थर्मस फ्लास्क। तो ये बात हुई आपके तीनों सिस्टम की, तो नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देखो अब बात करते हैं अपन, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके सिस्टम को डिफाइन करती है, यानी स्टेट ऑफ ए सिस्टम। बिल्कुल देखो, बेसिक फंडामेंटल है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इन चीजों में। स्टेट क्या होती है, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए चलो। आप जब पढ़ोगे ना हायर लेवल पे इनको, तो आपको बहुत आनंद आएगा कि हाँ ऐसी चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, और इसको पढ़ने से पहले आप पढ़ो पहले स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। ठीक है, इनको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल किन्हें बोलेंगे, देखो स्टेट वेरिएबल को अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं, तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में कुछ वैल्यूज रखते हैं। आई बात समझ में, यानी पर्टिकुलर कोई भी स्टेट होगी उसके लिए पर्टिकुलर डाटा होगा। अब वो पर्टिकुलर डाटा किसका होगा, उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। भाई अपन कोई सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, उसके डाटा तो रिक्वायरमेंट चाहिए ना। जैसे आप किसी सिस्टम को पढ़ना चाहते हो, उसके टेम्परेचर के बारे में आपको जानना है कि ये टेम्परेचर गेन कर रहा है कि टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, तो आप कैसे पता करोगे, आपको पहले टेम्परेचर के बारे में जानना होगा कि एक्चुअल में टेम्परेचर होता क्या है। ये जितनी भी चीजें हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गए, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, या इंटरनल एनर्जी हो गई, सारे के सारे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोई भी जो थिंग है उसको प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्टेट हो जाएगी। यानी किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ डाटा की आवश्यकता होती है, वो डाटा क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल। और इन स्टेट वेरिएबल का डाटा किसी भी सिस्टम के लिए पर्टिकुलर एक वैल्यू रखते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। आई बात समझ में, सिंपल है बिल्कुल। मैं लिखता हूं देखो स्टेट वेरिएबल। इसकी अगर बात करें, दोस पैरामीटर which define
दी ए पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज स्टेट वेरिएबल। यानी अपन बोल सकते हैं कि ऐसे पैरामीटर जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम को डिफाइन करे उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गए, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी सॉरी इंटरनल एनर्जी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई, सारे के सारे क्या है स्टेट वेरिएबल। सारे के सारे क्या है स्टेट वेरिएबल। ये इस बात पे निर्भर करते हैं कि हमारा वर्तमान में एग्जिस्टेंस क्या है, बल्कि ये इस बात पे निर्भर नहीं करते हैं कि ये कहां से आए हैं। ध्यान रखना स्टेट वेरिएबल अगर आप इसको सिंपली तरीके से समझोगे, जैसे किसी सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, अब वो 30 डिग्री है तो आप किसी भी स्केल से मेजर कर लो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री ही आएगा। अब वो 30 डिग्री कैसे आया है कोई मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि वो आपको जो 30 डिग्री मेजर कर रहे हो आपको ये बता देगा कि नहीं ये टेम्परेचर उसके कारण आया है। भले ही वो आप उसको गर्म करके लाए हो, भले ही आप उसको धूप में रख के लाए हो, भले ही आप किसी भी तरीके से उसका टेम्परेचर बढ़ाए, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में सिर्फ वर्तमान को बता रहा है कि मेरा टेम्परेचर इतना है, बस इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि वो कहां से आया है, किस तरीके से अराइज हुआ है, नहीं। इन्हीं को बोला जाता है स्टेट वेरिएबल। तो फिर पाथ फंक्शन क्या होते हैं? पाथ फंक्शन जैसे स्टेट होते हैं ऐसे पाथ भी होते हैं। वो क्या होते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस किस तरीके से है, हम कहां से आए हैं, न कि वर्तमान पे, नहीं, वो पथ के हर एक पॉइंट पे डिपेंड करेंगे। इसीलिए पाथ फंक्शन में अलग से पढ़ते हैं अपन वर्क और हीट को, बाकी सारे पढ़े जाते हैं कहां स्टेट फंक्शन के तौर पे पढ़े जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना आप। तो ये बात हुई स्टेट वेरिएबल की। अब इसी को देखते हुए डिफाइन करते हैं अपन स्टेट। इसी को देखते हुए डिफाइन करें स्टेट। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ये जो स्टेट वेरिएबल है ये पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं और उस वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन स्टेट बोलते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं द स्टेट वेरिएबल हैव particular value for any system is known as state। वो उसकी अवस्था को बताती है कि इसके पास टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, मोल्स कितने हैं, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या, एक्स वाई जेड सारे सभी, उसी को बोलते हैं स्टेट। तो एक बार आप नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो नेक्स्ट अब बात करते हैं, जैसे देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, इससे आपको कुछ और आइडियाज क्लियर हो जाएंगे आपके। ये एक मैंने थर्मोडायनेमिक्स डाटा इकट्ठा किया है और वो डाटा देखो, ये कोई गैस ली है, ठीक है, यहां मैंने बोला इसका टेम्परेचर T1 है, इसका प्रेशर P1 है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बोल दिया इसमें N है, इसका वॉल्यूम V1 है, मैं बोला इसकी जो एंट्रोपी है या इसकी एंथैल्पी है H1 है, इसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी G1 है, ठीक है, या और भी जो भी डाटा आप लेना चाहते हो वो सारी ये है। ये अब एक पर्टिकुलर स्टेट पे सॉरी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ये अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं और अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं इसको बोल रहा हूं स्टेट, और ये हो गई स्टेट फर्स्ट। ये क्या हो गई स्टेट फर्स्ट। ऐसे ही मैं बात करूं दूसरा, ये वही सिस्टम, इसका टेम्परेचर मैंने कुछ चेंज किया, मैंने यहां क्या किया कुछ चेंज किया, ठीक है, और ये जो चेंज हुआ है इसमें मैंने बोला टेम्परेचर तो T2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, मोल्स N है, क्योंकि मोल्स तो N ही रहेंगे ना, क्लोज सिस्टम लिया, मोल्स में कोई चेंज नहीं होने वाला। इसका वॉल्यूम V2 है, इसकी एंथैल्पी H2 है, इसकी इंटरनल एनर्जी G2 है। तो ये एक अपने आप में नई स्टेट बन गई, न्यू स्टेट, और ये स्टेट अपने आप में क्या हो गई स्टेट 2, इसको बोलेंगे स्टेट 2।
तो देखो स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में जो भी चेंज हुआ है उसको बोलते हैं अपन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और इसी को आप पढ़ते हो आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्म, एडियाबाइटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक। यही तो है, इसी चेंज को तो दिखाती है। अब ये चेंज किससे होगा, हीट से होगा या वर्क से होगा, वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट। ठीक है, तो ये बात हुई स्टेट की। अब यहां जो चेंज आ रहा है इसी चेंज को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो आप इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट अपना पॉइंट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं, ऐसी प्रोसेस जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में क्या कर दे, चेंज कर दे। तो अपन बोल सकते हैं इट इज ए प्रोसेस इन विच वन thermodynamic state undergoes into another thermodynamic state is known as thermodynamic process। उसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। अब ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होती है, कई टाइप की होती है। ठीक है भाई, थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपके पास बहुत सारे वेरिएबल हैं, सभी को आप एक साथ नहीं निकाल सकते क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो किसी एक को पर्टिकुलर को आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट करना होता है। इसी के आधार पे अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हो तो वो हो जाता है आइसोबारिक, टेम्परेचर को करते हो तो आइसोथर्म, वॉल्यूम को करते हो तो आइसोकोरिक, हीट का फ्लो अगर आप रोकते हो dq बराबर 0 तो हो जाता है एडियाबाइटिक। आई बात समझ में, ये सारी की सारी चीजें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर मैं यहां पे बात करूं टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस, तो टाइप ऑफ प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपके कौन सा हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस, यानी प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी बोल सकते हैं dp बराबर 0, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी P1 बराबर P2। पहली वाली स्टेट में प्रेशर P1, दूसरी में P2, दोनों बराबर रहेंगे। दूसरी बात करें आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब dt बराबर 0, मतलब T1 बराबर T2 इक्वल। आई बात समझ में, तो इन दो प्रोसेस को उतारिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस की। थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो V क्या रहेगा, कांस्टेंट। V कांस्टेंट का मतलब dV बराबर 0, V1 बराबर V2, यही होगा इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट। फिर बात करते हैं फोर्थ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की मैं अगर बात करूं तो dq बराबर 0 ये होता है उसमें। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें अपन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान रखना है सिस्टम ए से बी तक गया है तो जिस पाथ से वो ए से बी तक गया तो बी से वापस कहां पे आएगा, ए पे वापस आ जाएगा। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी स्टेट फर्स्ट से वो गया स्टेट सेकंड, लेकिन वो स्टेट सेकंड से वापस कहां गया, स्टेट फर्स्ट पे, यानी जहां से गया वहीं पे वापस आ जाए, ऐसे पाथ को बोला जाता है साइक्लिक पाथ। नेक्स्ट 6 पे है
रिवर्सिबल प्रोसेस। सेवंथ है इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसके लिए वर्क वगैरह अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये भी फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं। कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? ये हो सकते हैं आइसोबारिक, यानी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है, आइसोबारिक। ये हो सकते हैं आइसोथर्म, ये हो सकते हैं आइसोकोरिक, ये हो सकते हैं एडियाबाइटिक। आई बात समझ में? सेम एज इट इज ऐसा कैसा इरिवर्सिबल में भी होगा, ये हो जाएगा आइसोबारिक, ये आइसोथर्म, ये आइसोकोर और एडियाबाइटिक। तो ये आपके सारे के सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, सबके सब। इन्हीं को वन बाय वन सभी को स्टडी करना है अपन को, सभी को। तो इनको एक बार नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन कुछ प्रॉपर्टीज और। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। देखो यहां पे अपन सिस्टम को अगर मैं दो तरीके से क्लासिफाई करूं, सिस्टम के पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है और सिस्टम के पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। तो ध्यान रखना, माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी होती है वो क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट होता है, और थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज होती है मैक्रोस्कोपिक होती है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से जब क्वांटम की तरफ जाते हैं तो बीच में एक एरिया आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का, ये बीच का पार्ट है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसमें पहली पढ़ेंगे अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां अपन मेजरली मैं बात कर रहा हूं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की, ठीक है। नॉट माइक्रो, माइक्रो क्वांटम में पढ़ी जाती है। तो मैं अगर यहां पे बात करूं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले अपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब होता है, इसको हिंदी में विस्तीर्ण गुण या ऐसे बोला जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अपन बोल सकते हैं the property of a system which depend on quantity is known as extensive property, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो एग्जांपल क्या हो गया? मास। एग्जाम्पल क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? वॉल्यूम। आई बात समझ में? ऐसा ही मैं बात करूं और एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो गया एनर्जी। किस पे डिपेंड करती है? इस पे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। एनर्जीज में क्या आ गई? एनर्जी में आ गई गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एटसेट्रा, सारे के सारे डाटा। आई बात समझ में? ठीक है। हीट कैपेसिटी, ये भी किसका एग्जांपल है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, हीट कैपेसिटी। लेकिन ध्यान रखना, मोलर हीट कैपेसिटी अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वहां पे आएगा। एग्जांपल हो गया रेजिस्टेंस। ये सारे के सारे जो जितने भी डाटा है ये सब डिपेंड करते हैं किस पे? क्वांटिटी पे। आई बात समझ में? सारे के सारे डाटा किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं ये। तो याद रखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करोगे? ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, एनर्जी, एनर्जी में सारी आ जाएगी, हीट कैपेसिटी, रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव।
ठीक है, नोट डाउन करिए। बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नाम से स्पष्ट है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करें। यहां लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम which does not depend on quantity of system। ठीक है, और इसके लिए अपन लिख भी सकते हैं जनरली ये डेराइव की जाती है किससे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऐसा बोल सकते हैं। पर कुछ केसेस में ऐसा होगा जनरली इट डेराइव फ्रॉम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपके, देखो इधर डेंसिटी, कंसंट्रेशन। अब डेंसिटी कैसे हो जाएगा, डेंसिटी देखो ये मास अपॉन वॉल्यूम, देखो मैंने लिखा है ये डेराइव की जाती है किससे, एक्सटेंसिव से। मास क्या हो गया, एक्सटेंसिव, ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव से आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप डिफाइन करो। अब देखो डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस तरीके से है, आप या तो 1 ग्राम जल लो, आप चाहे 100 ग्राम जल लो, डेंसिटी उसकी 1 ग्राम ही होगी। ऐसा ही मैं बात करूं टेम्परेचर की, आप चाहे 100 ग्राम वाटर लो, चाहे आप 1000 ग्राम वाटर लो, 100 डिग्री पे उबलेगा। अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे आप 100 ग्राम को उबालो, चाहे आप 1000 ग्राम को या 1000 ग्राम को उबालो, उबलेगा 100 डिग्री टेम्परेचर पे। ऐसा थोड़ी होगा कम को उबाल रहे हो तो 60 पे उबल जाएगा, नहीं भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो आप उसको जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं दोगे तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। आई बात समझ में? तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये तो हो ही गया, आप लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट, इसके अलावा सब्लिमेशन पॉइंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मैं बात करूं आगे और मोलर एनर्जी, किसी के भी आगे मोलर लगा दो, सारी की सारी क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। यानी मैं बोल सकता हूं मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, मैं बोल सकता हूं मोलर एंट्रोपी, मैं बोल सकता हूं मोलर एंथैल्पी। सारे के सारे क्या हो गए, अब इंटेंसिव हो गए। देखो मोलर लगते ही 1 मोल पे डिफाइन हो गया, वो मोलर का मतलब पर मोल पे डिफाइन कर दिया आपने। अब वो आप उसको चेंज कर रहे हो, वो तो वही होगा। जैसे मैं बोलूं कि लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट पर मोल पे डिफाइन की जाती है। अब वाटर की जितनी होती है वो उतनी रहेगी भाई, आप चाहे तू 100 ग्राम को कर, चाहे तू 1000 ग्राम को कर, या तू चाहे लाख ग्राम को कर, कितने को भी कर, उसकी लेटेंट हीट जितनी रहनी है उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो पर मोल पे पर ग्राम पे डिफाइन की जाती है। आई बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो भी होगी वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। आई बात समझ में? तो ये बात हुई इनकी। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिखवाया था आपको हीट कैपेसिटी का, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी किसका एग्जांपल हो गया इसका। ऐसे ही रेजिस्टेंस मैंने वहां लिखवाया था, रेजिस्टिविटी, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। तो मैंने लगभग सारे एग्जांपल यहां पे आपको बता दिए हैं। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इनमें घोटा नहीं मारना है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज में लेते हुए इनको सोल्व करना है। जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और सभी के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे पूरे 1 बाय 1 करवा दिए हैं। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही, ये सारा बिल्कुल बेसिक था। अब जब भी अपनी क्लास होगी उसमें अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा और इसको अपर लेवल पे। ठीक है, देखो कुछ पार्ट में गैसेस स्टेट के आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जैसे
चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम है, ऐसे में बात करो एवोगैड्रो लॉ है। ये सारी चीजें अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ बीच में इनके फॉर्मूलाज आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, तो वो चीजें आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। और कुछ थोड़े बहुत डेरिवेट, थोड़े बहुत अपन बोल सकते हैं जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जैसे साइक्लिक रूल है, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। फिर बात करेंगे अपन पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, और वहां अपन घुसते हुए अपन थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ेंगे। आई बात समझ में? सारा का सारा वन बाय वन कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपके जो कंफ्यूजन है थर्मोडायनेमिक्स में बायोलॉजी वालों के लिए स्पेशली तौर पे, वो सारे सब कुछ दूर कर दूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।